प्यारे स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा। परिपथीय नियम का ही पहला अनुप्रयोग है एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका को हम लोग सोलोनॉइड भी बोलते हैं। मैंने इससे पहले भी इस बात का आप लोगों से जिक्र किया था कि सोलोनॉइड होता क्या है। सोलोनॉइड वास्तव में क्या है, एक पाइप लीजिए, पाइप के ऊपर तार को लपेट दीजिए, मतलब तार को लपेटते लपेटते आपको सामने की तरफ आना है, तो जो बन गया उसको हम क्या बोलेंगे, सोलोनॉइड या परिनालिका, धारावाही परिनालिका। जैसे मान लीजिए डस्टर है, इसके ऊपर मैं तार लपेट देता हूं, तार नीचे से लपेटना शुरू करता हूं, लपेटते लपेटते ऊपर तक आता हूं, तो जो बना वो हो गया हमारा परिनालिका या सोलोनॉइड। कोई भी परिनालिका हो, धारावाही परिनालिका हो, तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र सदैव एक दंड चुंबक जैसा होता है। दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट। तो यहां देखिए, ये हो गया आपका, मान लेते हैं कि ये हमारा एक परिनालिका या सोलोनॉइड है। इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं। जब हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं तो देखिए जो ये हमारी उंगलियां हैं, उंगलियां बता रही है कि तार को कैसे लपेटा गया है। तार जैसे लपेटा गया है, विद्युत धारा भी ठीक उसी दिशा में चलेगा, तो ऐसे गोल गोल हमारा विद्युत धारा चल रहा है। ये अंगूठा जो है ये बताएगा हमारे चुंबक का उत्तरी ध्रुव का दिशा किस ओर है। अंगूठा इस बार क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव का दिशा। यही से आता है किसी सोलोनॉइड में का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उससे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम आपको पता होना चाहिए। तो हमारा नियम है एम्पियर के दाहिने हाथ का नियम। इस नियम का हम लोग पहले ही प्रयोग किए हैं, लेकिन एम्पियर ने केवल दाहिने हाथ के का नियम हम पढ़ते थे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बोलते थे। जहां उंगलियां विद्युत धारा को प्रदर्शित करती थी, तो अंगूठा जो था चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक वैसे ही अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, इस सोलोनॉइड को ऐसे पकड़ा, मेरा जो ये उंगली है वो बता रहा है तार कैसे लपेटा गया है, तो विद्युत धारा इसी दिशा में चलेगा। ये अंगूठा बताएगा कि चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकीय, अगर ये दंड चुंबक जैसा है तो इसका उत्तरी ध्रुव किधर होगा। आपको पता है कि कोई भी चुंबक जो होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। एक सोलोनॉइड जो होता है वो भी एक दंड चुंबक के भांति ही व्यवहार करता है, तो उसके उत्तरी ध्रुव का दिशा किधर होगा, जिधर आपका अंगूठा होगा। ये तो हो गया एम्पियर के दाहिने हाथ का नियम। इससे आपको केवल ये पता चला कि अगर परिनालिका में धारा बह रहा है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव का दिशा किस ओर होगा। इसके बाद इसी सोलोनॉइड या इसी परिनालिका के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। उसके लिए आपको एम्पियर का परिपथीय नियम का प्रयोग करना है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब जब परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का दिशा आपको पता चल गया है तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना भी कर लेते हैं। यहां पर देखिए, ये आपका एक परिनालिका है। परिनालिका में यहां पर देखिए ऊपर में डॉट डॉट दिया गया है और नीचे क्रॉस क्रॉस दिया गया है। इसका मतलब क्या है, डॉट जो है ना वहां से तार बाहर आ रहा है और क्रॉस जो है वहां पर तार नीचे जा रहा है, मतलब तार लपेटा गया है। ये डॉट से निकल रहा है, क्रॉस में जा रहा है, डॉट से निकल रहा है, क्रॉस में जा रहा है। ये अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं एम्पियर के दाहिने हाथ का नियम लगाता हूं तो मेरे को ऐसे करके परिनालिका को पकड़ना पड़ेगा, जहां ये उंगलियां जो हैं वो बता रही है तार का दिशा, तार को कैसे लपेटा गया है। जो तार का दिशा है उसी और विद्युत धारा भी प्रवाहित होगा। और ये अंगूठा जो है वो बता रहा है कि उत्तरी ध्रुव अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी का दिशा किस ओर है, आपके दाहिने हाथ की ओर। अब यहां पर हम लोग एक बंद लूप लेते हैं, स्मॉल में लेते हैं ए बी सी डी। यहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो बंद वक्र ले रहे हैं। तो बंद वक्र के अनुदिश इस चुंबकीय क्षेत्र बी का जो समाकलन होगा उसको देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो यहां पर हो जाएगा समाकलन, बंद वक्र है इसलिए ऐसे गोल सा बनाएंगे, वेक्टर बी डॉट डीएल, वेक्टर डीएल ही होगा। अब जब हम इसको तोड़ रहे हैं, समाकलन को जब हम तोड़ेंगे तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, एक लेंगे हम लोग ए से बी, दूसरा लेंगे बी से सी, सी से डी, डी से ए, मतलब ये समाकलन चार हिस्से में टूटेगा। एक हो जाएगा ए से बी, यहां पर वही लिखेंगे वेक्टर बी डॉट
dl, फिर प्लस समाकलन b से c तक वेक्टर b डॉट वेक्टर dl प्लस समाकलन c से d तक, यहां पर आ जाएगा वेक्टर b डॉट dl प्लस समाकलन d से a तक वेक्टर b डॉट dl। अब यहां पर दो पार्ट लेते हैं, एक b से c और एक a से d। यहां पर देखिए, जब मैं लेता हूं समाकलन b से c तक वेक्टर b डॉट dl, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, समाकलन b dl कॉस है, सॉरी डॉट है तो कॉस थीटा आएगा। यहां पर मैं लूंगा कॉस 90। कॉस 90 क्यों, देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका दाहिने ओर जा रहा है और b से c जब आ रहे हैं तो लंबाई जो dl है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बीच में कोण कितने अंश का बना, 90 अंश का। तो जब 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहां पर हम cos 90 लेंगे और cos 90 का मान कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर। यहां तक मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्रकार जब d से a लेंगे, d से a तक ले रहे हैं तो वेक्टर b डॉट dl ये भी 0 के बराबर होगा। अब देखिए ये दो पद तो हमारे 0 के बराबर हो गए, मैं इसको हटा दिया। अब c से d की बात करते हैं। जब समाकलन c से d तक ले रहे हैं वेक्टर b डॉट dl बराबर ये 0 होगा, क्योंकि ये परिनालिका से हम बाहर हैं और जो भी चुंबकीय क्षेत्र होता है परिनालिका के अंदर होता है, न कि बाहर। जब परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं तो समाकलन भी जो है वो 0 ही होगा। तो यहाँ समाकलन जिसको हमने 4 हिस्से में बांटा था, 4 में से केवल एक हिस्सा ही हमारा बचा रह रहा है। तो यहां पर देखिए जो हमारा बंद वक्र ABCD के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा, इसका मान समाकलन A से B तक वेक्टर B डॉट वेक्टर dl के बराबर होगा। इसको आप समीकरण 1 करके छोड़ दीजिए। इधर का डायग्राम मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, मैं ऊपर का थोड़ा सा बस मिटाता हूं। अब आप एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। यहां पर आप लिखेंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से आप जानते हैं किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस परिनालिका में या प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर होता है। मैं यहां पर एक कैपिटल N ले लेता हूं। कैपिटल N जो है ये बता रहा है फेरो की संख्या। फेरो की संख्या का मतलब क्या है, देखिए जब परिनालिका के ऊपर आप तार लपेट रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि आप एक ही लेयर तार लपेट रहे हैं, 2 लेयर 3 लेयर, कितने भी लेयर आप लपेट सकते हैं। तो लेयर जो है, जो स्तर है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं फेरो की संख्या। ऐसा जरूरी नहीं कि यहां से लेके यहां पर हम एक ही बार तार लपेट रहे हैं, उसके ऊपर कई बार हम लोग लपेट सकते हैं। जैसे ये ठीक वैसे ही है जैसे आप देखिए धागे का जो रील होता है उसके ऊपर धागा कई बार लपेटा हुआ रहता है, ये वही चीज है फेरो की संख्या, कितना बार लपेटा गया है रील के ऊपर धागे को। तो इसलिए हम लोग कैपिटल N यहां पर ले रहे हैं। अब देखिए स्मॉल n लेते हैं, एकांक लंबाई में फेरो की संख्या। कैपिटल N है कुल फेरो की संख्या, स्मॉल n है एकांक लंबाई में फेरो की संख्या। तो L लंबाई में फेरो की संख्या कितनी हो जाएगी, L लंबाई में, एकांक लंबाई में जो फेरो की संख्या है उसमें लंबाई L को गुणा कर दीजिए तो कुल फेरो की संख्या आपको मिल जा रहा है। अब
कैपिटल एम को आप स्मॉल एम गुणित एल से रिप्लेस कर सकते हैं। इधर का मैं मिटा देता हूं, मेरे ख्याल से आप नोट कर लिए होंगे। तो यहां पर आ जा रहा है म्यू नॉट स्मॉल एन गुणित एल गुणित आई, इसको समीकरण 2 कर दीजिए। और देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों के ही बाएं पक्ष बराबर है, तो अपने आप दाहिने पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा समाकलन ए से बी तक वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट एन एल आई, यहां पर आ जाएगा बी गुणित ये डीएल जो है, डीएल लंबाई है ए से बी तक के लिए, तो ए से बी तक का लंबाई कितने के बराबर होगा, एल के। आप यहां लिखेंगे एल, फिर आ जाएगा कॉस 0 बराबर म्यू नॉट एन एल आई। एल और एल यहां पर कट गया, कॉस 0 का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो हमारा तीव्रता आ जा रहा है वो आ रहा है वेक्टर बी नहीं लेते हैं, खाली उसके परिमाण को ही ले रहे हैं। बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो किसी भी परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस पे निर्भर करता है, उस परिनालिका में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई के मान पे, और एन जो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैसे निकालते हैं, परिनालिका की जो लंबाई है, मान लीजिए कि ये एल लंबाई है, ठीक है, इसमें कितने फेरों की संख्या है, तो जितने भी फेरों की संख्या है उसमें से लंबाई का भाग दे दीजिए, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन का मान निकल जाएगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का हमारा डेरिवेशन था, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अभ्यास अच्छे से कीजिए। उम्मीद है कि आपका डाउट लगभग क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो, आपको लगता है कि इस कोर्स में कुछ कमी रह जा रहा है, तो उसको कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। आपके फीडबैक पे अमल करते हुए मैं जरूरी जो चेंजेस होगा मैं जरूर करूंगा। इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों और सहपाठियों को जरूर बताइए, ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।